अस्सलाम वालेकुम। ABCD सिखा रहा हूँ मैं आपको अभी, पता नहीं अकाउंटिंग कब करेंगे। डी लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। कैप 5113D। अच्छा जी, इधर हम चल रहे थे, क्वेश्चन 33 हो गया हमारा, पेज 672 वाला। ये अभी अभी किया था ना, अब वो आगे पीछे हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लेटेस्ट अटेम्प्ट और करंट, इन दो को फिलहाल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि हर पार्ट में से एक एक चीज़ हाईलाइट होती जाए ना, फिर पता लगता है, फिर वन बाय वन जो हाईलाइटेड है वो भी पेंडिंग है, ठीक है। ज़रा आ जाएं, डिविडेंड इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम क्वेश्चंस, ठीक है जी। इसके लिए हम वो पेज 35 के ऊपर आए, 31 पे। ये आपको अगर याद हो तो ये हमने कर लिया था। अगर एस डिविडेंड अनाउंस करता है और दोनों रिकॉर्ड कर लेते हैं तो कुछ नहीं करना कंसोलिडेशन करते हुए, ठीक है। हाँ, अगर दोनों ने रिकॉर्ड किया है और रिसीवेबल पेएबल रिकॉर्ड किया हुआ है तो फिर डिविडेंड रिसीवेबल और पेएबल जो आपस का बनता है उसको कैंसिल करते थे, याद है, ठीक है ना। कि रिकॉर्ड नहीं किया, अनाउंस किया उसने डिविडेंड, उन्होंने लिखा रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब रिकॉर्ड करें। अब रिकॉर्ड क्यों नहीं किया होता, नॉर्मली पे नहीं किया होता, तो हमने कहा था जी डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट करें, डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल, ये फुल अमाउंट से, ये शेयर से। फिर बैलेंस शीट का सवाल करते हैं, हमने कहा था कि इसको कुछ ना कहें, ठीक है, इसको कुछ ना कहें, इनकम 30 को कुछ ना कहें। हाँ, रिसीवेबल जो 30 है और पेएबल जो दूसरे 30 है उसको कैंसिल कर दें। अगले में आए थे, दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है, तो हमने सिर्फ कैंसिल किया था रिसीवेबल पेएबल। तीसरे में हमने कहा था पी ने रिकॉर्ड किया, एस ने नहीं किया, तो पी का रिकॉर्ड किया और कैंसिल। एस ने रिकॉर्ड किया, पी ने नहीं किया, ठीक है, सॉरी, हाँ, पी ने रिकॉर्ड नहीं किया, एस ने रिकॉर्ड किया, तो पी की किताबों में रिकॉर्ड करेंगे और आपस का कैंसिल। और फिर हमारा फेवरेट जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ, आपने देखा पेपर्स में, वो पॉइंट आया, वो सिनेरियो आया कि दोनों के पेड वाला सिनेरियो है। अगर पेड वाला सिनेरियो है तो आपको पता है पेड वाली एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है, इसका मतलब पेड रिकॉर्डेड। तब रिकॉर्डेड है, ये सिर्फ बताने समझाने के लिए लिखी हुई है, ठीक है। तो हमने ना तो इसकी रिकॉर्डिंग की थी और ना ही कोई रिसीवेबल पेएबल था जिसको कैंसिल करते। ये तो थी बैलेंस शीट के अंदर एस के डिविडेंड की, बैलेंस शीट के सवालों में एस के डिविडेंड की डिस्कशन, ठीक है। इसको इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग इकट्ठा ही देखते हैं, वो पता है कि अगर पी ने रिकॉर्ड किया हुआ तो उसको क्या, ठीक है ना। ये हो गई एस के डिविडेंड की बैलेंस शीट की डिस्कशन, ठीक है। अब अगर पी ने डिविडेंड अनाउंस किया है और रिकॉर्ड नहीं किया तो कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट नहीं है, ये सेपरेट की गलती है, ठीक है। अगर पी ने अनाउंस कर दिया है और रिकॉर्ड भी कर दिया है तो कुछ ना करें। अगर पी ने अनाउंस किया और रिकॉर्ड नहीं किया तो उसकी एंट्री करेगा पी अपनी किताबों में सीआरई डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। और ये आपस का पेएबल नहीं है रिसीवेबल पेएबल, ये तो पीटीसीएल के ओनर्स का डिविडेंड पड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो सिर्फ ये एंट्री हमने करने की जरूरत थी, ठीक है। ये तो हो गई डिविडेंड की डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट और सब्सिडरी और बैलेंस शीट की, ठीक है। अब चलते हैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ। एस ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, एस ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, इनकम स्टेटमेंट के अंदर एस की ये डिविडेंड आएगा। एस ने डिविडेंड अनाउंस किया तो जो डिविडेंड अनाउंस करता है उसका डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता है ना, इनकम स्टेटमेंट में ही आता है ना, नहीं आता। इसका मतलब अगर उसने रिकॉर्ड नहीं किया और हम इनकम स्टेटमेंट का सवाल कर रहे हैं तो हमने कुछ नहीं करना उसकी ना रिकॉर्ड करने के ऊपर। मसला कब आएगा, एस का डिविडेंड है और पी ने उसका डिविडेंड का अपना शेयर अदर इनकम में रिकॉर्ड कर ले तो हमें उस पर एतराज होता है, क्योंकि हम पूरा पी प्लस एस का सारा प्रॉफिट ही हम ऐड कर देते हैं, तो फिर डिविडेंड दूसरी बार क्यों ऐड करें, ठीक है ना। तो अगर एस ने डिविडेंड अनाउंस किया है, ठीक है, और उसके डिविडेंड की रिकॉर्डिंग अपने शेयर की पी ने अपनी अदर इनकम में कर ली है, तो इनकम स्टेटमेंट के सवालों के अंदर सिर्फ हम ये करते थे कि एस फुल डिविडेंड को वर्किंग 6 में रिकॉर्ड शो कर देते हैं, ठीक है, और डिडक्ट कर देते हैं पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड फ्रॉम अदर इनकम। वर्किंग 6 क्या होती थी वैसे भाई, मिसिंग फिगर्स के लिए एक वर्किंग करते थे, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम बनाते थे ना। तो कह रहे हैं अगर रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम बना रहे हो आप तो अगर पेड वाला सिनेरियो है तो अच्छा चलो वन बाय वन चलते हैं। एडजस्टमेंट इन इनकम स्टेटमेंट, एस ने डिविडेंड अनाउंस किया लेकिन दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया। अब इनकम स्टेटमेंट का सवाल है
तो कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना, क्योंकि ये रिकॉर्ड होना था एस की किताबों में, रिटेन्ड अर्निंग्स में और बैलेंस शीट में, और पी की किताबों में ये रिसीवेबल और इनकम बनती थी, लेकिन उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया। डन हो गया, हमने कुछ नहीं किया। आगे दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया। अब एस ने जो रिकॉर्ड किया है उसका तो हमने कुछ नहीं करना, रिकॉर्ड कर लिया तो बस वर्किंग 6 में शो कर देंगे, जहां मिसिंग फिगर निकाल रहे थे, जहां हम लिखते थे डिविडेंड को हमने लेना है इफ रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट, तो रिकॉर्डेड है तो वर्किंग 6 में शो करो। अब आती है इनकम स्टेटमेंट की बारी। तो अगर एस ने डिविडेंड अनाउंस किया है और पी ने रिकॉर्ड कर लिया उसके डिविडेंड का अपना शेयर अदर इनकम में, तो हमने कंसोलिडेशन में सारे एस को ही ऐड कर दिया था, एस के सारे सेल्स, इनकम, सारे एक्सपेंसेस, यानी कि सारा प्रॉफिट ही एडेड है, तो फिर डिविडेंड भी ऐड कर दें जो उसी की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये गलत है। तो इसलिए हमने कहा था कि डिडक्ट कर दो पी का शेयर ऑफ एस डिविडेंड फ्रॉम अदर इनकम, ठीक है। अनपेड डिविडेंड अनडिक्लेयर्ड अनपेड है, ठीक है, और डिक्लेयर कर दिया किसने, एस ने, रिकॉर्ड कर लिया पी ने, एस ने नहीं किया। अगर एस ने नहीं किया तो वर्किंग 6 में नहीं जाएगा, याद आ रही है कुछ कुछ बातें। लेकिन अगर पी ने रिकॉर्ड कर मारा है तो अदर इनकम में से उसको क्या करेंगे, माइनस, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब रिकॉर्डेड बाय एस तो वर्किंग 6 में जाएगा, नॉट रिकॉर्डेड बाय पी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र किया था, ठीक है, क्योंकि वो फिर हमें माइनस करना पड़ता। और अगर पेड वाला सिनेरियो हो तो रिकॉर्ड तो दोनों ने किया होना है, रिकॉर्ड दोनों ने किया तो वर्किंग 6 में भी आएगा, और पी ने अदर इनकम में ऐड किया होगा वहां से भी माइनस किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, और पी की अगर अदर इनकम, पी ने अगर डिविडेंड अनाउंस किया तो उसकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में तो कुछ नहीं ना आता। हाँ, वर्किंग 6 बना रहे हो, अगर इसकी भी ज़रूरत है तो उसमें शो कर देना, और अगर अनाउंस किया, रिकॉर्ड नहीं किया, तो इनकम स्टेटमेंट के सवालों में कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब यहीं पे चलते चलते साथ एसोसिएट की बात भी कर दें, ठीक है। अभी अभी मैंने एक सवाल किया तो था, वैसे उस तरफ किया हुआ है, अल्लाह का शुक्र। इधर देखो, इक्विटी मेथड में हम क्या करते हैं, इक्विटी मेथड में हम एसोसिएट के प्रॉफिट का अपना सारे का सारा शेयर यहां पे इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर कोई डिविडेंड लिया तो वो भी मैं इसीलिए माइनस करके दिखा रहा हूं कि पूरा प्रॉफिट यहां ऐड कर दिया है, डिविडेंड तो उसका कुछ हिस्सा होता है, ठीक है, ये बात समझ आती है। अब अगर ए ने डिविडेंड अनाउंस किया है, ठीक है, पी ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसकी एंट्री होनी चाहिए थी इन्वेस्टमेंट डेबिट सीआरई क्रेडिट। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये सॉरी डिविडेंड की एंट्री, उसमें उसने एंट्री क्या किया जी, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, यहीं पे ही काम कर देते हैं हम, ठीक है ना। अच्छा चलो छोड़ो इसको, बात यह है कि हम इनकम स्टेटमेंट की तरफ से सोचें इसको। तो अगर एसोसिएट ने डिविडेंड दिया है और पी ने रिकॉर्ड कर लिया है, तो हम तो पूरे का पूरा पी का 3 का प्रॉफिट ही ऐड कर चुके हैं। इस 3 के प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, यहाँ पे अब वो लेजर नहीं बना हुआ, वर्किंग 5.1 में ये प्रॉफिट वहीं पे जाता है ना। ये प्रॉफिट की एंट्री क्या की हुई थी हमने, इन्वेस्टमेंट डेबिट प्रॉफिट वहीं पे नजर आ रहा था ना, ठीक है, उसका शेयर जो होता है, बोलो। अब जब हमने ये पी के, ये ए के प्रॉफिट का अपना पूरा शेयर इनकम स्टेटमेंट में पीबीटी से ऊपर ऐड कर दिया है, तो क्या अदर इनकम में इसके डिविडेंड को ऐड करने की जरूरत बनती थी? इसका मतलब चाहे एस डिविडेंड अनाउंस करे चाहे ए डिविडेंड अनाउंस करे, बैलेंस शीट के सवालों के हद तक तो हम वैसे ही देख चुके थे। इनकम स्टेटमेंट के सवालों के अंदर क्या करना है, अगर पी ने रिकॉर्ड किया हुआ है तो अदर इनकम में से उसको माइनस कर दो, पी शेयर ऑफ एस या ए डिविडेंड, और अगर नहीं किया हुआ उसने रिकॉर्ड तो फिर शुक्र करो और आगे चलो। ये तो गलत हो गया भाई, यहां पे तो मैंने वो फाइल खोली हुई थी, ये फाइल, ठीक है। तो पेज 31 क्या कहता है, पेज 31 क्या कहता है, पेज 31 सिर्फ इनकम स्टेटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिविडेंड की एडजस्टमेंट रिवाइज करा रहा है, ठीक हो गया जी, डन। चलो ये भी हो गया, ओके। चलें जी, IFRS 15 हो गया जो मैंने करना था। फाइनल अकाउंट के ऊपर थोड़ा सा आते हैं जी, अब ज़रा फाइनल अकाउंट्स को करते हैं, उसके बाद फिर सारी चीज़ें ना ऐसे 2-2, 4-4 मिनट वाली रह जानी है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा टाइम जो हमारा लगना है वो फाइनल अकाउंट के ऊपर लगना है, ठीक है। IAS 8 याद है, IAS 8 क्या था, अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर चेंज आया है तो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करो, प्रायर ईयर एरर पकड़ा गया है रिट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट करो, और अगर कोई पॉलिसी ये एस्टीमेट चेंज है तो
फिर प्रीवियस ईयर को हिट करने की ज़रूरत नहीं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर क्या इम्पैक्ट आता था, कुछ याद है? अगर देखो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ना हमारे 2 साल को कवर करती है, जिस साल में खड़े हैं और उससे पिछला साल। अगर तो इन 2 साल की गलती है तो ये तो सामने ही आ जाएगी, लेकिन अगर इससे पीछे की गलती है तो ओपनिंग 2 बार लिखना पड़ता था, ठीक है ना। बस ये बात थोड़ी सी रिवाइज करनी है हमने। तो आपको हैंड आउट नहीं मिला यार, ज़रा बुलाना है अब्दुल्ला को, और आप बुला दें, उन्हें कहें कि अब्दुल्ला को कहें कि जो मैंने उनको लेटेस्ट 2 व्हाट्सएप की हैं ना चीज़ें, वो ज़रा भेज दें मुझे, ये कॉपी करा दें बच्चों के लिए 10, 12, 15। अच्छा जी, कहाँ थे हम? चलें जी, तो पेज 724 पे आते हैं जी। अल्लाह करेगा सवाल भी ऐसा होगा जो आपको बिल्कुल देखा देखा लगेगा, ऐसे दिल में आ रही है मेरे। द फॉलोइंग हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ़ख्र लिमिटेड। बच्चों, मैंने तो जिन बच्चों को पढ़ाया था ये किताब के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने ये सवाल डाला हुआ है, लेकिन उसके अंदर एडजस्टमेंट 2 इंक्लूडेड नहीं है। उसकी वजह ये लीज़ की एडजस्टमेंट है और लीज़ FAR 1 के अंदर पढ़ते नहीं, यानी कि ये सवाल आपके लेवल का तो है ही नहीं, मतलब इस आपका लेवल बहुत ऊपर चला गया इससे। खैर, पढ़ना तो है हमने, रिवाइज तो करना है हमने, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा भूल चुके होंगे मुझे लगता है। तो चलो इसको पढ़ते हैं, पेज नंबर 724 वॉल्यूम 2 का। चलो जी, अच्छा बच्चों, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फ़ख्र लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। नेट प्रॉफिट रिवेलिंग सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर, जो कि वो कहता है रिवेलिंग सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 25 और 14 नेगेटिव पिछले साल का। ट्रांसफर रिटेन इज मेड अपॉन डी रिकग्निशन ऑफ रिलेटेड एसेट। ये इनकी मेहरबानी है भाई, वो कह रहे हैं कि हम ट्रांसफ़र को साथ साथ करते ही नहीं है, जिस दिन हम एसेट को डिस्पोज करेंगे सारा रिवेल्यूशन सरप्लस उस दिन। तो ये ऑप्शन होता है भाई, वो हर सवाल बता दिया करता था कि वो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, तो हम वो कर देते थे रिवेल सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट वाली एंट्री। लेकिन अगर ऐसा ना करें तो उनकी मर्जी है, उन्होंने कह दिया। शेयर कैपिटल हैं, रिजर्व्स हैं, रिवेल सरप्लस और रिटेन अर्निंग्स। ऑन यकम मार्च FL डिक्लेयर्ड अ फाइनल कैश डिविडेंड। इसकी कोई बात नहीं कर रहा मैं, असल में डायरेक्ट सोल्यूशन पे लेके जाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले ज़रा एडजस्टमेंट पढ़ लें। ये एडजस्टमेंट आप FR 1 पढ़ के आने वाले बच्चों ने एडजस्टमेंट को कर रखा है, ठीक है। और अगर नहीं भी कर रखा तो बहुत सिंपल है, ये होने में कोई मसला होना कोई नहीं है, आपको पढ़ें। टू प्रोवाइड मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू चेंज द मेजरमेंट बेसिस फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट टू, बच्चों, कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल, ये एक ऑप्शन है। और ऑप्शन ही तो पॉलिसी बना करते हैं जब सेलेक्ट कर लिए जाएं। अब कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करने की इजाज़त IAS 40 ने दी हुई थी, और इन्होंने शायद पहले कॉस्ट मॉडल अप्लाई किया हुआ था। लेकिन अब वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम प्रोवाइड करें ज़्यादा रेलेवेंट रिलायबल इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। तो देखें, IAS 8 ये कहता है कि वंस पॉलिसी सेलेक्ट कर ली जाए, वंस सेलेक्टेड इट मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली, चेंज नहीं करना। कंपेरेबिलिटी का इशू आता है, कंसिस्टेंसी का इशू है, ठीक है। कंसिस्टेंसी की वजह से कंपेरेबिलिटी नहीं मिलती, और ये अच्छी क्वालिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो कंपेरेबल हो, ठीक है। तो IAS 8 कहता है कि आपने इसको चेंज नहीं करना। हाँ, 2 सूरतों में चेंज हो सकता है, या तो स्टैंडर्ड ही बदल जाए, लाइफो यूज़ कर रहे थे, लाइफो ख़त्म कर दिया स्टैंडर्ड ने, अब फाइफो या एफको पे आना पड़ेगा लाइफो से। ये चेंजिंग पॉलिसी है लेकिन मजबूरी है। या आपकी मैनेजमेंट को लगता है कि हम अगर पॉलिसी चेंज कर देंगे तो हम ज़्यादा बेटर इंफॉर्मेशन बच्चे को दे सकते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड बदलने पर अगर पॉलिसी बदले तो स्टैंडर्ड कभी कभी माफ़ी भी दे देता है कि इसी दफ़ा से आगे सही कर लो, पिछले को छोड़ो। लेकिन अगर आपने वॉलंटरली अपनी मर्जी से बेटर प्रेजेंटेशन देने के लिए बदला है पॉलिसी को, तो फिर मेरे दोस्तों आपको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करके लाना पड़ेगा। अब ये बात समझ आ गई? याद आ रही हैं बातें? हो द ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ FL इज़ अ बिल्डिंग परचेज्ड ऑन यकम जनवरी 16, और हम खड़े हैं
31 दिसंबर 19 पे हो गया ना कमाल। अब 16, 17, 18 और चूँकि इस साल का भी ड्राफ्ट फॉलोइंग हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो 19 का भी ड्राफ्ट बन चुका हुआ है, मतलब ये सारा काम 19 में भी हो चुका हुआ है ना। ठीक है, आगे स्टेट में यही करते थे, अनलेस का वो खुद कह दे कि अभी इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनी। अगर वो ऐसी बात एक्सप्रेसली ना करे और नॉर्मली ड्राफ्ट गिवन होता है, तो ड्राफ्ट का मतलब क्या है, डेप्शन की एंट्री के बगैर ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस बन के होगा। बोलो, सब कुछ हो जाता है इस साल का भी, बस इस साल को सही करते हुए रीस्टेटेड नहीं लिखते क्योंकि वो पहली बार भेज रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दिल कर रहा है बातें करता जाए, लेकिन अब ये पुरानी बात है ना, पढ़ी हुई है आपने, तो सादा बात 16, 17, 18, 19 ये 4 साल में गलती है। 19 की गलती 19 में देखो आप, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी अगर आपको याद हो तो ओपनिंग, क्लोजिंग, ठहर जाओ, क्लोजिंग, अच्छा यहाँ पर होता है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है जी ये, और ये है अगर लेट से फॉर द ईयर एंडेड 30 जून है, 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 19 है ना, तो हम ये करते होते थे, या आप ये करते आए हैं, सॉरी, 31 दिसंबर 19 यहाँ लिखा और फिर इसने कहा मेरे लो जवाब। ठीक है जी, तो 31 दिसंबर 19 एंड में जाकर लिखा और उसके बाद फिर एक साल पीछे लेकर आए। ठीक है जी, 31 दिसंबर 18 यहाँ पे लिखा और 31 दिसंबर 17 कह लो या 1 जनवरी 18 कह लो, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर आया करता है पैट, और चूँकि OCI भी आ रहा है तो मैं TCI लिख देता हूँ, लेकिन 2019 की, और यहाँ पे टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम आती है 2000, जिसमें से आपको शायद याद हो रीटेन्ड अर्निंग्स के अंदर चला जाता होता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, और रीवैल्यूएशन सरप्लस में चला जाया करता था रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन लॉस। ट्रांसफ़र वो साथ साथ कर नहीं रहे, तो ये ज़रा थोड़ी सी रिवीजन हो गई। अच्छा, अब ये साइड पे रख लें जी, फिलहाल इधर स्टार्ट में रख दें, अभी चलें, आप दे दें तो, लेकिन ये साइड पे रखें अभी फिलहाल। ओके, मैंने भी दिखा देना की देता है, पुराने वाला तो नहीं देता। बिस्मिल्लाह करना, ठीक है, ओके, ये तो सरद नान वाला है ना, उन्होंने अपडेट कर दिया, ठीक है, चलो ये रहा। अच्छा जी, सुने 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 सुने, अब मसला ये है कि आपकी 19 के साल में भी गड़बड़ है, 18 में भी गड़बड़ है, 17 में भी, 16 में भी। 19 के साल की गलती तो 19 में सही हो जाएगी, 19 के प्रॉफिट्स हमारे पास पड़े हैं। 18 के साल की गलती 18 में सही हो जाएगी, इसके प्रॉफिट्स भी हमारे पास पड़े हैं। लेकिन जो 16 और 17 की गलतियां हैं वो इस ओपनिंग के अंदर एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो ओपनिंग ऐसी सूरत के अंदर 2 दफ़ा लिखना पड़ जाता था, और यहाँ पर लिखा करते होंगे आप प्रायर ईयर एडजस्टमेंट्स। ये थोड़ी सी रिवीजन मैंने कहा कर लें, ठीक है। तो ये जो आपने ओपनिंग निकालना है ना जी, ये फिर रीस्टेटेड हो जाया करता था, ठीक है जी। और ये टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम में प्रॉफिट भी रीस्टेट होना है, क्योंकि उसके पास तो पुराना प्रॉफिट गया हुआ होगा, और फिर ये क्लोजिंग भी रीस्टेटेड होता था। तो ये कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं, अगले सफ़े के ऊपर सोल्यूशन मौजूद है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि 1 जनवरी 18 या 31 दिसंबर 17, जो भी कहें, ये 1 जनवरी 18 या 31 दिसंबर 17 यही होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो 348 है, ये 348 यहाँ पे आएगा, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी और उसके बाद फिर रीस्टेटेड रिटेन अर्निंग्स आएंगी, जिससे कहानी आगे चलेगी। याद आ गया? अच्छा, अब कहानी भी समझ आ गई है कि 150 रुपये की ये हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसका 60% क्या है, बिल्डिंग। तो इसका मतलब इस 60% को डेप्रिशिएट करते आए होंगे वो 16, 17, 18, 19 हर साल हमने कहना है नहीं जी नहीं, इसको डेप्रिसिएशन को करो रिवर्स, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे ले जानी है तो उसको फेयर वैल्यू गेन को हर साल रिकॉर्ड करो, क्योंकि फेयर वैल्यू गेन ही था इस एडजस्टमेंट के अंदर कि वो कहता है डेप्शन इंक्लूडेड इन अबव फाइनेंशियल ड्राफ्ट। वो तो बता दिया, ना भी बताता तो हमें पता है कि ऊपर वाली में भी ड्राफ्ट में भी ये शामिल है डेप्शन। अच्छा, ये देखो, कहता है द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैज़ इंक्रीज बाय 6% इन ईच ईयर। तो इसका मतलब हर साल, आसानी ये कर दी थी उसने कि हर साल सरप्लस आना था। खैर, ये बातें तो सारी वैसे ही थी, ठीक है। ये वर्किंग्स वगैरह हुई पड़ी हैं। पुरानी पॉलिसी में हर साल डेप्शन होती रही थी,
ये इसमें तो कोई ऑप्शन, इसमें तो कोई मसला नहीं ना होता, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट ये तो सेम होता है। आगे हर साल डेप्रिशिएट होता रहा, पिछले 4 साल हम कह रहे हैं नहीं जी इसको रिवर्स करो और फेयर वैल्यू गेन लॉस रिकॉर्ड करो। बड़ी सिंपल एडजस्टमेंट थी, ठीक है। तो इसका असर यहाँ पर आएगा, हर साल में डेप्रीसिएशन रिवर्स होनी है तो उससे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। ये हर साल डेप्शन शायद 440 रुपये थी ना, ठीक है, तो सही है। तो 4 रुपये की 40 कह रहा हूँ, 4 रुपये की डेप्शन रिवर्स हो गई। उसके बाद हर साल गेन को रिकॉर्ड करना है। अब गेन भी हर साल, ये एक साल में ये तो हर साल 4 था ना, जब हमने एक्सपेंस को जो रिकॉर्ड किया होता है इसको रिवर्स करना है। वो रॉन्ग को रिवर्स करते हैं ना, ओल्ड को रिवर्स किया, और न्यू में जब आए तो इधर भी गेन, इधर भी गेन, इधर भी गेन, इधर भी गेन। ये सारे प्रॉफिट को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, बस डिफरेंट अमाउंट से हैं, 9 से 9.54 से फिर 10.11 से। तो ये सब आप देख रहे हैं क्या हुआ, प्रॉफिट डेप्शन रिवर्स हो गई और गेन रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। ऐसे ही लीज की एडजस्टमेंट है, जिस एडजस्टमेंट के जो जैसी एडजस्टमेंट आपने देखी भी हुई मिलती जुलती, इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट एनुअल पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन एक्वायर्ड हैव बीन रिकॉर्डेड एज, ये हमने एक शाहीन के पता नहीं कौन से वाले सवाल के अंदर किया था, यानी उसने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी हुई है, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कितना बनता है वो पता नहीं सवाल में लिखा होगा, ठीक है। अब ओरिजिनल के अंदर तो आपको पता है आपने सारा काम ही करना है, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल या कैश जो भी हो सवाल के अंदर, ये सब की भी एडजस्टमेंट्स आपकी यहाँ पर, किधर गया यार, यहाँ पे आपको होती हुई नज़र आ जाएंगी। लेकिन ये एडजस्टमेंट्स कब से होनी शुरू हुई हैं, जब से गलती हुई होगी। अब वो कहता है FL एंटर इनटू लीज फॉर नॉन कैंसेबल पीरियड 7 ऑन यकम जनवरी 18। तो ये गलती सिर्फ 18 में और 19 में, इससे पीछे नहीं है। इसीलिए आप गौर फरमाएं तो यहाँ पे 16 और 17 की जो गलतियाँ सही हुई हैं इनमें उसका कोई जिक्र नहीं है, ये सारी पूरी होगी, सिर्फ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, मतलब फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली एडजस्टमेंट ही थी। ओके हो गया। अच्छा, अब ये सारा कुछ आपको आता है, जो आपने ओरिजिनल करना है, किधर लिख रहा था मैं, ये जो आपने ओरिजिनल करना है सारा कुछ वो आपने पोस्ट कर देना है, और जो रॉन्ग उसने किया हुआ है, ठीक है, वो रॉन्ग दोनों साल के अंदर रिवर्स करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो एक्सपेंस क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वो प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। वैसे किराया कितना है, 25, मेरे ख्याल में 25 दोनों साल में नजर आएगा, प्लस होता हुआ आपको आ रहा है। ये देखो 25 और 25, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पता ही है, बाकी तो जो एक्सपेंस आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेप्शन रिकॉर्ड की होगी वो माइनस कर देंगे आप, और जो उसने किया हुआ था वो तो हमने ऐड करके रिवर्स कर ही दिया, ठीक है। ये सब कुछ हो गया, कोई मसला है इसमें। इस सवाल के अंदर कहीं पे टैक्स लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना, इसमें ना टैक्स को डालते हैं। मिसाल के तौर पे टैक्स रेट, अज्यूम टैक्स रेट इज 30, नहीं है सवाल में लेकिन आ तो सकता है ना, अज्यूम टैक्स रेट इज 30%। अब मैं किसी एक साल के ऊपर इसको अप्लाई करा देता हूं, इसी पे कर लेते हैं, ये जो आखिरी वाला है, ये वाला, ठीक है, तैयार हैं। ये प्रॉफिट है जो सवाल ने हमें बताया था, जाके देख लो, ये प्रॉफिट जो सवाल ने 84, ठीक है ना। अच्छा, अब ये 84 का प्रॉफिट है, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स हो रही हैं जो प्रॉफिट को बढ़ा रही हैं या कम कर रही हैं, बढ़ा रही हैं या कम कर रही हैं। अब यहाँ से कहानी शुरू हुई है बढ़ने कम होने की, तो नेट करके ज़रा टोटल बताओ, टोटल में प्रॉफिट बढ़ा नेट में या कम हुआ। प्रॉफिट 4 से 10 से 25 से बढ़ा है और 12 से 16 से कम हुआ है, तो मेरे ख्याल में तो प्रॉफिट नेट में बढ़ गया 11.09। अच्छा, जब प्रॉफिट बढ़े तो उसकी वजह से टैक्स कम होता है कि बढ़ता है, टैक्स बढ़ जाता है जी। तो 11.09 के ऊपर आप 30% लगाएं, 3.3 से आपका टैक्स बढ़ गया। इस टैक्स के बढ़ने की वजह से भी अब, अच्छा, इस टैक्स की एंट्री क्या होगी, इस टैक्स के बढ़ाने की एंट्री क्या होगी, मैंने शायद आपको क्लास में बताया भी था, प्रीवियस ईयर की एक सवाल में हमने एडजस्टमेंट की थी। प्रीवियस ईयर की कोई भी गलती हो ना तो उसको आप सही कर दिया करो डेफर्ड टैक्स में। अब आप कहोगे कि जी यहाँ पे करंट या डेफर्ड, भाई यहाँ पर इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है। वैसे यहाँ पे डेफर्ड टैक्स असल में ना, जब IS 8 इधर होता था ना FR 2 में,
तो हर ट्रांजैक्शन के बारे में हम इस लॉजिक को सीखते सीखते चलते थे, तो हमें पता होता था ट्रांजैक्शन को देख के ही कि CTE या DTE, ठीक है ना। अभी आपके ऊपर अगर IS 8 अप्लाई होगा भी तो सिर्फ इस हद तक होगा कि जी वो पिछले साल को सही करवा ले। तो पिछले साल के लिए बस आपके लिए इतना रूल काफ़ी है कि प्रायर ईयर की कोई भी एडजस्टमेंट करनी हो तो जो टैक्स का इम्पैक्ट निकले उसको आपने डेफर टैक्स के ऊपर हिट करना है, ठीक है ना। लेकिन इसमें डेफर टैक्स, डेबिट या करंट, उसको छोड़ो, टैक्स तो बढ़ रहा है ना, बोलो। मैं सिर्फ ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर टैक्स बढ़ रहा है तो इस टैक्स के बढ़ने का इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर क्या पड़ेगा, हमारे प्रॉफिट से 3.3 से कम हो जाएंगे। ये थोड़ी सी बात आपके साथ में करना चाह रहा था, ठीक है जी, ओके। तो ये थोड़ी सी हमने रिवीजन की। असल में तो ये चीज़ बतानी थी आपको कि ओपनिंग 2 बार नज़र आ रहा है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ क्या थी कि जो 19 और 18 से पीछे की कहानी है उसमें भी रीस्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए ओपनिंग को 2 बार लिख लिया, ठीक है। और वो रीस्टेटेड भी लिखा हुआ आ रहा है, फिर आगे भी रीस्टेटेड 3 बार लिखा हुआ है, जैसे मैंने वहाँ फॉर्मेट बनाया था आपके साथ, ठीक है जी। तो पेज नंबर 724 पर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ओके हो गया जी। क्वेश्चन नंबर पास पेपर नंबर 5, 8 और 13 में हल्की फुल्की डिस्कशन है, चलो इसको देख लेते हैं। फाइनल अकाउंट के अंदर हल्की हल्की डिस्कशन है, 1-2 एडजस्टमेंट्स हैं, ज़रा उनको देख लेते हैं। एक एडजस्टमेंट अगेन, असल में ना ये कुछ चीज़ें भाई होती हैं माजरत के साथ, जो अब FAR 1 की, मतलब अभी मैं जिस सवाल की तरफ जा रहा हूँ प्रॉबेबली, ज़रा मुझे बताओ ना पहले कौन सा सवाल है, 5, अल्लाह करे पहला ही वही हो, मज़ा आ जाए आपको देख के सवाल। भाई पेज नंबर पे पहुँचे दोनों मुझे, फिर मैं सवाल नंबर बताता हूँ। सफ़ा नंबर 517 भाई फरमा रहे हैं, लिख लें इसके आगे। अब तो पेजेस मिल गए आपको, जब पेज मिल गए हैं ना तो इस तरह से टिकिंग कर लें, और जो छोड़ा हुआ है उसको टिक नहीं करना बस, ठीक है ना। आप जिनके पास हाईलाइटर हैं वो भी हाईलाइट कर लें, फिर इनका देखते हैं एंड पे क्या इनका फैसला करना है, ठीक है ना। अच्छा 517 पे आ जाएं जी। मूनलाइट पाकिस्तान लिमिटेड, या अल्लाह ऐसी कोई चीज़ देखी हो कभी, या अल्लाह 420 राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। 420 तो आपका अपना नंबर हुआ ना। एडजस्टमेंट नंबर 4, 3 और 4 कर लेते हैं जी। 3 पहले देखते हैं, 3 में क्या कह रहा है। मैं ज़रा बोनस भी ना क्योंकि आपको रिवाइज करवा आया हूँ ना, तो अब उस तरफ ही लेकर आ रहा हूँ आपको जी। बोलें, ग्रीन करें यार। ऑन 31 मार्च 15, ईयर एंड देख लो ज़रा, 31 दिसंबर 15 है। स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है। कोई नोट नहीं चाहिए उसको, ना पॉलिसी वाले ना दूसरे ही कोई, यानी कि सिंपल वाला सवाल है, तभी तो एडजस्टमेंट ज़्यादा होती हैं। तो ऑन 31 मार्च 15 MPL मेड अ बोनस इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 6, द इशू हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। खुद बता तो रहा है बेचारा। अब आप अगर गौर फरमाएं तो ऑर्डिनरी शेयर रिटेन शेयर प्रीमियम कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, क्या ख्याल है? और भाई नज़र आ रहा है कहीं? अब ये शेयर्स इशू हो रहे हैं 31 मार्च 2015 पे, और अगली लाइन में राइट इशू मुझे पता है आपको नज़र आ रहा है, लेकिन बच्चों वो 1 सितंबर 15 पे है। ये ना कहना कि जी शेयर प्रीमियम आ ही जाएगा अगर 10 वाला शेयर 12 पे हम इशू करेंगे तो। फेस वैल्यू 10 है, ये देखो फेस वैल्यू 10 ईच है, ठीक है। तो फेस वैल्यू तो 10 है, 12 से प्रीमियम आ तो जाना है, लेकिन प्रीमियम कब आना है भाई? और हम ये बोनस इशू कब कर रहे हैं? मार्च में। तो अभी तो कोई नहीं पड़ा शेयर प्रीमियम, होता तो हमें ट्रायल के फेस पे नज़र आ जाता। आप देख लें, लैंड है, प्लांट है, ट्रेड रिसीवेबल है, स्टॉक्स हैं, कैश बैंक है, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंशियल अकोमोडेशन, ऑर्डिनरी शेयर, रिटेन अर्निंग, कोई नहीं, कहीं पे मुझे नहीं नज़र आया कोई भी क्या शेयर प्रीमियम। तो इसलिए इसकी एंट्री करवानी है। लेकिन एक काम तो हम हमेशा से कर लिया करते थे, 1/6 को हमेशा हम 1/6 करने का आदी हैं, और उसको हम परसेंटेज बताओ, बोल परसेंटेज ही जीप सी आ गई। चलो 16.67, और अगर आप 16.66667 करेंगे ना तो बड़ी एग्जैक्ट सी फिगर आएगी, ठीक है ना। तो अब अगर एग्जैक्ट नहीं भी आएगी तो मैंने एग्जैक्ट कर लेनी है, ओके जी। तो इसकी एंट्री बताओ क्या होगी,
कैश नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड, डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स को इन्होंने कम कर दिया, और शेयर कैपिटल क्रेडिट। और ये एंट्री हमेशा शेयर की फेस वैल्यू से हुआ करती थी। अब शेयर कैपिटल पकड़ो कितना है, शेयर कैपिटल 1200 रुपीज़, 1200 है, इसी पे परसेंटेज लगाते थे ना। और बोलो, भूल तो नहीं गए, ये सिंपल डिविडेंड की एंट्रियाँ भूल तो नहीं गए। 1200 का 16.6667 कर लो, इंशाल्लाह उम्मीद है सही हो जाएगा। अच्छा जी, कितना आया, 200 तकरीबन, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक हो गया जी। चलो जी, ये एक एंट्री हो गई। ये 2 एडजस्टमेंट्स ही करनी है, बाकी तो एडजस्टमेंट, बाकी अब क्या एडजस्टमेंट बताऊँ आपको। 1 में वो कह रहा है कि रिवैल्यू हो गया, 2 में कह रहा है प्लांट इतना डेप्रिशिएट होना है, 5 में कह रहा है इंटरेस्ट इतना है, 6 में MPL में अनफंडेड टैक्स चार्ज है। ये बहुत आसान एडजस्टमेंट्स हैं, यानी कि ये ज़रा हैं तो ये बहुत आसान, लेकिन ज़रा की हुई नहीं थी ना, तो पर्चे में आ गई। फिर राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 1 सितंबर। तो राइट शेयर्स जो इशू किए हैं भाई, उनकी एंट्री बताओ। एंट्री क्या होती है शेयर्स इशू करने की, अभी बता के आ रहा हूँ वैसे। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम भी आ रहा है क्योंकि उसने 12 रुपए का एक शेयर इशू किया है। अब मसला यहां पे आके फंस गया। बाकी तो मुझे पता है, लेकिन मसला क्या है, उसने सिर्फ कहा है राइट शेयर्स इशू किए हैं। क्या कहा है जी, राइट शेयर्स इशू किए हैं। इसका मतलब कैश तो आया है, ठीक है। राइट शेयर्स इशू करें तो कैश आता है नहीं आता। अगर शेयर्स इशू किए हैं और कैश आया है तो आपको क्या लगता है अकाउंटेंट कैश की एंट्री भूल गया होगा? वो तो नहीं भूला होगा। अब कभी कभी ना, ये वैसे ओरिजिनल एंट्रीज़ हैं, ये मैंने ओरिजिनल एंट्री की है, लेकिन कभी कभी ट्रायल का फेस ही गलती पकड़वा देता है। आप जो ट्रायल के फेस पे गए तो एक नई नस्ल का अकाउंट नज़र आया, राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। आज से पहले इसको कभी नहीं देखा था। तो ये मतलब वो पैसे जो रिसीव हुए हैं। तो कैश अगर आप इसका 420 वाला कैश इसमें ढूंढना चाहो ना, इसमें, तो वो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि कैश के अंदर बच्चों बहुत सारी एडजस्टमेंट सारा साल होती रहती हैं। तो ये क्लोजिंग जो है, इसमें बहुत सारे प्लस माइनस होकर ये फिगर आई है। तो अगर आप 420 का खून इसके हाथों में तलाश करेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो कैश आया है तो कैश डेबिट करना अकाउंटेंट नहीं भूलता, लेकिन जो ऑब्वियस चीज़ नज़र आ रही है आज वो क्या है, उसने एक नई नस्ल का अकाउंट जिसका नाम उसने रखा राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का अकाउंट, ये उसने कर दिया क्रेडिट। ठीक है, बात समझे हो? तो इससे ये पता लग गया कि ये वो 420 रुपये हैं जो रिसीव हुए हैं जब हमने शेयर्स को इशू किया। ठीक हो गया और सही है। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा था कि ये बात को हाईलाइट करके ऐसे बातें कर रहा था। देखो, जिन्होंने FAR 1 पढ़ा है ना, और उन्होंने मेरे से अगर पढ़ा है या ये बुक इस्तेमाल की है, तो उनको प्रैक्टिस सेट 1 शायद 2 शायद याद आए। उसका नाम भी यही था, मूनलाइट पाकिस्तान। वरना ओपन कर लेना, किसी जूनियर की किताब देख लेना, हॉस्टल में बैठे हुए बच्चे, अपनी पुरानी किताब पढ़ी हो तो उठा के देख लेना। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के टॉपिक में प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 था ये, जिसके अंदर सिर्फ ये वाली एडजस्टमेंट डाली गई थी, 0.4 वाली, राइट इशू हुआ है, और ट्रायल के एक्सट्रैक्ट्स में ये 420 भी दिखाया गया था। तो हाँ भाई, एडजस्टमेंट आप करके आते हैं, लेकिन चूंकि आप भूल जाते हैं इसलिए आपको दोबारा करवाई जा रही है। अच्छा जी, अब पता ये चला कि कैश कितना रिसीव हुआ है, 420 रुपये। अब अगर ये कैश 420 है तो फिर कितने शेयर्स होंगे कि 12 रुपये के हिसाब से ये 420 बने? जी हाँ, यहाँ पे हमने लिखा जी 420 रुपये आए हैं। अगर हर शेयर के बदले इन्होंने 12 रुपये लिए हैं तो टोटल शेयर्स इन्होंने 35 मिलियन शेयर्स इशू किए हैं फिर। ठीक है, तो ये ही बस मिसिंग था असल में। ठीक हो गया ना? तो यहाँ पे हमने लिखा 35 और 35। बोलो जी, 350 और 70, इतनी लंबी फिगर 370 कैसे लिखूं? अच्छा, ठीक है, चलो जी। अब ये होना चाहिए था और ये हुआ पड़ा। अब उसके बाद भाई को याद कर रहे हो, अपने दोस्त को याद कर रहे हो? अच्छा जी, सुनो, ये 420 नज़र आ रहा है, ठीक है। अब
जो होना है वो तो बाद में करेंगे, जो गड़बड़ हुई पड़ी है ना, देखो कैश ने डेबिट होना था, कैश डेबिट हो भी गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये क्या हुआ पड़ा है, राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव, ऐसी चीज़ तो कभी नहीं देखी थी भाई, इसको डेबिट करके ख़त्म कर दो। ठीक है, अब कैश जो होना था हो चुका, कुछ ना करो, ये जो क्रेडिट हुआ था हमें इस पे एतराज़ था, इसको हमने डेबिट करके कर दिया 0। ठीक है, अब रह क्या गया, जो कैश होना था डेबिट हो गया, कुछ ना करो, जो गलत क्रेडिट हुआ पड़ा है उसको डेबिट करके 0 करो। अब शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में 350 और 70 को आपने रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, तो जो आपका शेयर कैपिटल नज़र आ रहा है 1200, इसमें प्लस हो जाएगा 350, और जो शेयर प्रीमियम नज़र नहीं आ रहा अब ये भी नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो भाई, ये एडजस्टमेंट टैक्स वाली भी देख ही लेते हैं इसकी। जी बच्चों, द टैक्स चार्ज फॉर द ईयर, फॉर द करंट ईयर आफ्टर मेकिंग ऑल रिलेटेड एडजस्टमेंट इज एस्टिमेटेड एट 37 मिलियन। ये क्या है जी, सीटीई डेबिट सीटीपी क्रेडिट है, और बोलो। अच्छा, उसके बाद द टाइमिंग डिफरेंसेस, ये टेम्परेरी डिफरेंसेस को टाइमिंग डिफरेंसेस भी कहा जाता है भाई। टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस का मतलब टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, रिलेटेड टू टैक्सेशन आर एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80 रुपये ओवर लास्ट ईयर, एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट इज 35%। अच्छा, अब अगर मैं डी टी का लेजर बनाऊं L/A, ये तो बाद में पता लगेगा, देखने से पता लगेगा, पहले जाकर देखूंगा ना, तो यहाँ पे नज़र आया प्रोविजन फॉर डेफर टैक्स यकम जनवरी पे क्या आ रहा है जी, 22 रुपये, और वो लायाबिलिटी आ रही है। क्या आ रही है जी, लायाबिलिटी। तो ओपनिंग आ गया हमारे पास DTL, ब्रॉड डाउन कितना 22। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद अगली बात हम करते होते थे DTL/A एज ऑन 31 दिसंबर 14, पिछला साल होगा ना। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें आती थी, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस डिफरेंस और टैक्स। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये 31 दिसंबर 14 का है ना, 22 बोलो। तो अगर ये DTL है तो क्या ख्याल है, DTA निकल सकता है, मतलब TTD निकल सकता है। डिफरेंस भाई, ये DTL है, ये टैक्स क्या आ रहा है जी, DTL, टैक्स एट द रेट ऑफ 35% है ना जी। यार ये जी बच्चों, टैक्स एट द रेट ऑफ 35% है, तो डिफरेंस जो है, जो था टैक्सेबल या डिडक्टेबल जो भी है, वो 65 आना है। बोलो, नहीं 65% आना है ना। अच्छा, अब ये अगर डेफर टैक्स लायबिलिटी है तो इसके अबू का नाम क्या था, कौन से डिफरेंसेस से लायबिलिटी निकलती थी, टैक्सेबल से। इसका मतलब ये अगर DTL है तो फिर ये TTD होंगे, और TTD 62.9 निकाला है आपने। ठीक है, अच्छा अगली बात, अगले साल पे चलते हैं। अगले साल में आया हम DTL/A एज ऑन 31 दिसंबर 15 जी। उसी तरह से कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस डिफरेंस और टैक्स आता है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे पता नहीं है एसेट है या लायबिलिटी। आगे वो कहता है द डिफरेंसेस
रिलेटिव टैक्सेशन आर एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80 ओवर लास्ट ईयर। लेकिन ये मसला आ रहा है कि उसने ये नहीं बताया कि टैक्सेबल डिफरेंसेस हैं जो बढ़े हैं या डिडक्टेबल बढ़े हैं। भाई साहब जब पहले टैक्सेबल पड़े हैं तो वही बढ़े होंगे ना, ठीक है, लायबिलिटी थी और टैक्सेबल थे तो फिर अब वही बढ़े हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपने यहाँ पर ये जो ऐसे बढ़ाना सीखा था, वही वाला काम 62.9 जो है ये बढ़ गए कितने से, 80 से, ये बन गया 142.9। इस पे लगाओ अब टैक्स रेट तो 50 DTL, ठीक है। ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ही होंगे ना। अब ये 50 आ गया क्लोजिंग। ओके हो गया। अच्छा अब भाई इतनी तेज़ी ना दिखाओ, जो तुमने कैलकुलेटर मारा है ना, ये कैलकुलेटर में तुमने पता है क्या निकालने की कोशिश की है? जी हाँ, और वो तुम इस तरफ निकाल रहे हो मिसाल के तौर पे, लेकिन एक और चीज़ भी अभी रहती है इस सवाल में, रिवैल्यूएशन हो रही है। और अगर रिवैल्यूएशन हो रही है तो एक एडिशनल एंट्री आया करती थी जो यहाँ पर एसिड दिखाया करती थी, वो आएगा। तो फिर DTE इधर भी आ सकता है उधर भी आ सकता है, लेकिन बैलेंसिंग वो बाद में निकलना है, ठीक है। वो जिधर भी निकला है सवाल में देख लेना। अब फ़ौरन आपने पकड़ा और आपने कहा ज़्यादा दूर नहीं, कोई कुछ 4-5 सफ़े पीछे ही आप आए ना जी तो आप पकड़े जाएंगे। मैं पहुंच नहीं रहा उधर तक यार, वो कहाँ पे गया? वो नीचे जाना था, वो जिसके अंदर हमने इसी तरह से किया था एक और सवाल में भी, लेकिन उसमें इनकम स्टेटमेंट अप्रोच लगाई थी। आगे होगा, पीछे नहीं है तो आगे होगा। ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस ऑफ 3120 ओरिजिनेटेड इन दिस ईयर ओवर लास्ट ईयर। तो ये शुक्र है करीबी पड़ा हुआ है। हमने क्या किया था, हमने कुछ भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिखा था लेजर में, और हमने कहा था कि जी ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस में इंक्रीज आया है तो डायरेक्ट डेफर टैक्स एक्सपेंस ही बना लो, ये एंट्री डायरेक्ट ही कर दो। याद आया? आज क्यों नहीं ऐसा किया? कर तो आज भी सकते थे ऐसा, आज क्यों नहीं ऐसा किया? आज ये सब काम क्यों किया? ओपनिंग क्लोजिंग निकाला, फिर हम एसिड वाली एंट्री कर रहे हैं इसी एसिड वाली एंट्री की वजह से। आप अगर इस सवाल को देखोगे ना बच्चों, तो इस सवाल के अंदर आपको कोई रिवैल्यूएशन नज़र नहीं आ रही थी, ठीक है। इस सवाल में कोई रिवैल्यूएशन नहीं थी तो हमने चुप करके इसको, तो ऐसे भी नहीं है बिल्कुल अंधाधुन करना है फॉर द ईयर एक्सपेंस आप इन डिफरेंसेस से निकालने नहीं। अगर रिवैल्यूएशन आ जाए, या इसी तरह से रिवैल्यूएशन की तरह से एक और चीज़ भी आपके सिलेबस में फेयर वैल्यू गेन अगर आ जाए तो वो भी इसी तरह से एंट्री लेता है, आपको सिखाई हुई है। तो अगर ये दोनों आ जाएं तो फिर लेजर बना के एहतियात से इत्मीनान से ये काम करना, ठीक है बच्चों। अब मेरे ख्याल में इस सवाल में और तो कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, इसको टिक कर लें अब। अच्छा 8 क्वेश्चन में आए, 8 में क्या मुसीबत है? इसमें 8 में ये 6 और 4 और 5 एडजस्टमेंट कर लिए ना हमने, बोलो 1 अब करवा दूंगा, 2 और 3 में इतनी जान ही नहीं कि करवाई जाए, वो आपको आती हैं, ठीक है। पुराने ज़माने की बात है, ये सवाल करवाया जाता था, फिर नए ज़माने में इससे अच्छे सवाल आ गए तो इसकी सिर्फ एडजस्टमेंट डिस्कस की जा रही है, ठीक है। गुड्स अंडर सेल और रिटर्न बेसिस पढ़ना है पहले, ट्रायल के अंदर क्या है, जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी देख लेंगे यार, कोई मसला नहीं। गुड्स अंडर सेल और रिटर्न बेसिस इंक्लूड, पेज नंबर 521 है। गुड्स अंडर सेल और रिटर्न बेसिस इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग ₹26 million सेंट टू अ कस्टमर अंडर सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 50%. The last date of return of goods was 31 दिसंबर 2013. Sale of these goods has been accounted for in January 14. 31 दिसंबर 13 तक वो कहता है जी ये चीज़ें हमने भेजी हुई थी, ये उनकी कॉस्ट है ना, कॉस्ट ये हमने भेजी हुई थी एट कॉस्ट प्लस 50, और उनकी जो ड्यू डेट थी वापस आने की, वो ड्यू डेट थी 30 दिसंबर और ईयर एंड है 31 दिसंबर 13। इसका मतलब जिस दिन ये ड्यू डेट पास हो गई है उस दिन हमारी सेल बन गई थी,
बोलो, ये हमारी सेल बन गई थी, पास हो गई थी क्या? पास हो गई है अगर, क्या मतलब हो गई है? लास्ट डेट ऑफ रिटर्न 30 दिसंबर 13 है, जबकि हमारा ईयर 31 दिसंबर 13, तो वो एक दिन पहले ये हमारी सेल बन गई है। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है सेल ऑफ दिस गुड्स हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर इन 2014 जनवरी। तो भाई जनवरी को जाके सही आप करना घर पे, मैं तो नहीं कर रहा। मेरा इस वक्त 14 वाला साल सही करना मेरा मकसद नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं इसको सिंपली क्या कर दूँ, अगर इग्नोर कर दूँ, ठीक है, कि जी ये जो है कोई बात लिखी नहीं हुई, तो सादा सी बात है कि जो चीज़ें भेजी हुई थी वो अगर अब एक्सपायर हो गया टाइम, तो वो हमारी सेल बनती है। रिकॉर्ड करो, हमारे साल में रिकॉर्ड करो। अगर वो कहता कि हो गई है तो फिर कुछ ना करते, और अगर नहीं किया तो करना चाहिए ना। अब वो क्या कह रहा है? वो आगे कह रहा है वो जी अगले साल रिकॉर्ड हुई है, तो वो अगले साल में तो रिवर्स करेंगे, लेकिन वो अगले साल का मसला है ना। इस साल खड़े होकर तो उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, मैंने वो साल तो नहीं बनाना। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब आपने ये एंट्री पास करनी है। अच्छा, पहली बात, अकाउंटेंट बड़ा ज़बरदस्त था। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है, अच्छा क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल नज़र आएगी। ये बचपन की पढ़ी हुई बातें हैं आपने, ठीक है ना। अगर ट्रायल में क्लोजिंग स्टॉक नज़र आए तो ट्रायल में नज़र आने वाली फिगर कॉस्ट ऑफ सेल की होगी, परचेजेज नहीं होंगी। और अगर ट्रायल में ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा तो फिर परचेजेज होंगी। खैर छोड़े, मैं कह रहा हूँ अकाउंटेंट बड़ा ज़बरदस्त है। वो कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 1250 की है, और साथ ही कह रहा है गुड्स अंडर सेल और रिटर्न एट कॉस्ट 65। सही किया उसने, गलत किया? वो यूं कह रहा है हमारा स्टॉक हमारे पास इन आर प्रेमिसेस, और दूसरी बात ये भी हमारा स्टॉक गुड्स अंडर सेल रिटर्न एट कॉस्ट, तो यूं कह सकते हैं इन कस्टमर्स प्रेमिसेस। तो बड़ा अच्छा अकाउंटेंट है ना भाई, उसको ये पता था कि ये हमारी सेल, तभी तो सेल रिकॉर्ड नहीं की हुई, ठीक है। अब ये है टोटल हमारा स्टॉक, कुछ हमारी बैलेंस शीट में हमारा ही पड़ा है, ये हमारी बैलेंस शीट में नजर आना था, सही है ना। और उसने सेल रिकॉर्ड नहीं की हुई, उसने चवल ये मार दिया है कि वो रिकॉर्ड अगले साल में कर रहा है। वो फिर अब अगले साल वाला जब एग्जामिनर होगा तो अगले साल वाला स्टूडेंट होगा तो वो वहाँ पे करेंगे, हमें इससे क्या, हमने तो इस साल को सही करना है, ठीक है। तो इस साल में सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अच्छा, सेल की एंट्री क्या होती है? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ठीक है। और अगली बात कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब देखते हैं जी गुड्स की सेलिंग प्राइस क्या थी। तो 26 रुपए की गुड्स थी जो बेची हैं। खुदा का खौफ करो, कॉस्टिंग को अंडरलाइन करके आ रहा हूं, सेल में मत लिखवाओ। सिर्फ 26 मिलियन तो कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। सेल तो रिकॉर्ड होगी, तो 26 डिवाइडेड बाय मार्कअप ऑफ 50% है ना, तो ये 100 पे पड़ा है, इसको 150 पे ले जाओ। बोलो 39 से डेटर डेबिट सेल कर। जी हो जाएगा अब ये, ओके। तो ये इन्वेंट्री अब हमारे पास नहीं रहेगी ना बैलेंस शीट के अंदर, ये अब क्रेडिट हो जाएगी तो ख़त्म हो जाएगी। क्या ख्याल है? ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी, ये इन्वेंट्री से ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली ये टोटल इन्वेंट्री बैलेंस शीट में हमारी पड़ी, और उसने यही तो कहा है कि हमने सेल अगले साल रिकॉर्ड की। मतलब अच्छा सियाना अकाउंटेंट था ना, ठीक है जी। हो जाता है ये अब, और इसके अंदर कुछ नहीं है जी। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर परचेज अलॉन्ग विद प्रोसेसिंग प्लांट, अच्छा जी, लॉन्ग टर्म इन। अच्छा, एक ये छोटी सी बात ऐसी सामने आ गई है, वैसे मेरे ख्याल में बात हो गई होगी I38 में, फिर भी एक प्लांट हमने खरीदा, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जिसकी वजह से वो चलता है। जैसे ये लैपटॉप है, मैं इसकी विंडो को भी नहीं कह रहा, बल्कि इसका जो बायोस है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर है, तो क्या हम जब ये लैपटॉप खरीदेंगे तो लैपटॉप को पीपीई में रख लेंगे और उस बायोस को अलग से करके? नहीं करते ना। जो इसके साथ ही सॉफ्टवेयर आता है जिसके बगैर ये चल ही नहीं सकता, हमने उसको कहा था कि उसको पीपीई के अंदर ही रखो। जैसे अभी 2-3 दिन पहले पास पेपर आखिरी किया था, ये रेवेन्यू का नाम उसका मेरे जहन से निकल रहा है, जिसके अंदर प्रिंटर था और उस प्रिंटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर था। हमने कहा था यार ये तो एक ही है,
ये ऐसी को बात आ जाए ना तो इससे परेशान ना होना। मैंने कहा, वो कह रहा है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग 20 वॉज परचेज अलॉन्ग विद अ प्रोसेसिंग प्लांट। तो ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसी वजह से ऑपरेट होता है, तो ये उसी के अंदर ही रखना है, इसको आपने इंटेंजिबल नहीं बना लेना, ठीक है। वाह जी वाह, ये नोट शोट बनाए हुए हैं हमने, है ना जी। चलें, हाँ हाँ, 8 हो गया, 8 में हो गया जो होना था। 13 के अंदर अब सेल ऑन रिटर्न बेसिस की ही एक और एडजस्टमेंट होगी। सेल ऑन रिटर्न बेसिस ज़रा फाइनल अकाउंट के अंदर हमने देखा नहीं था ना, IFRS 15 में पढ़ लिया, तो फिर अब उसको हम देखना शुरू कर चुके हैं जी। सुबहान अल्लाह जी। क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़ी हैं, नहीं, एक और एडजस्टमेंट इधर होनी है यार, वो कोई सेल रिटर्न वाली एडजस्टमेंट करो, ये तो आसान काम है, ये भी करवा देता हूँ। चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले मैं चाह रहा हूँ ज़रा सेल रिटर्न वाली बात अब पुख्ता ही दें सारी। लबो 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 लबो, हर सवाल के अंदर आते जाओ और एडजस्टमेंट 1 देखते जाओ। पता नहीं मैंने किस सवाल में और देखी थी, देखी है मैंने। ये तो हमने कर ली हुई है, ये तो गलती थी। ये है जी पास पेपर 3 एडजस्टमेंट 1। फिर जाते हैं वो 8 के ऊपर। 8 के ऊपर भी जो बात करनी है वो तो करनी है। इधर एडिशनल सवाल भी बीच में कोई ना कोई आ जाता है, ठीक है, ऊपर नहीं लिखा हुआ। सेल इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 27 मिलियन मेड टू अ कस्टमर अंडर सेल और रिटर्न एग्रीमेंट। अच्छा, द सेल हैज़ बीन मेड एट कॉस्ट प्लस 20 एंड एक्सपायरी डेट फॉर रिटर्न ऑफ दिस गुड्स इज जुलाई 31। हमारा ईयर एंड है 30 जून। 30 जून 15 पे हमारा ईयर एंड हो रहा है। 30 जून 15 पे हमारा ईयर एंड हो रहा है, और इस भाई साहब के पास जो ऑप्शन है उसकी एक्सपायरी डेट है वापस करने की 31 जुलाई 15। तो इसका मतलब हमारे ईयर एंड तक ये हमारी सेल नहीं बनी। अच्छा चलो, ना करता जिस तरह से पिछले सवाल में किया हुआ था, तो हम भी कुछ ना करते, लेकिन उसने क्या कर दिया, कोई मुझे बता दे। सेल इंक्लूड का मतलब क्या है, उसने इसको एज अ सेल रिकॉर्ड कर लिया है। तो फिर सेल को वापस रिवर्स करो, सेल डेबिट डेटर क्रेडिट, और दूसरी चीज इन्वेंट्री है हमारी, बढ़ाओ, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी पड़ी है, इसको कम करो, ठीक है। तो ये 27 सेलिंग प्राइस है और इससे कॉस्ट फिर निकाल लेना, ओके। ये जैसी, तो पिछले सवाल में क्या था, उसने कहा हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, लेकिन हमारी सेल उसने बना दी तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसमें कह रहा है हमारी सेल नहीं है और रिकॉर्ड कर दिया, तो हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है, कर लोगे ना, ओके। 8 पे वापिस आए, वापिस आगे निकल गया मैं जज्बात में आके और पीछे रह गया, फिर आगे फिर पीछे, और ये 8 तो भी कर लिया है। कौन सा था, 12 मैंने ओपन किया हुआ था, नज़र आ गया था ना, 12 नज़र आया था, 12 उसके अंदर एक एडजस्टमेंट थी, 13 था, 13। ये क्या फरमा रहे हैं, देखिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स डैमेज गुड्स कॉस्टिंग 3 मिलियन विच कैन बी सोल्ड फॉर 2.5 मिलियन आफ्टर रिपेयरिंग एंड। चलो जी, ये 3 मिलियन की क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर चीज़ें पड़ी हैं, पड़ी या नहीं पड़ी हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जी ये इनकी NRV क्या हो गई है, 2.5 मिलियन हो गई है, तो इसका मतलब 0.5 मिलियन का NRV लॉस हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया। क्या क्या नहीं बेटा, वो कह रहा है विच कैन बी सोल्ड फॉर 2.5 मिलियन आफ्टर रिपेयर एंड रीपैकिंग कॉस्ट ऑफ। अच्छा ठीक है, आप वो मैं ये कह रहा था कि ये 2.5 जो है इसने ये निकाल ली है फिगर, ठीक है, आफ्टर दीज कॉस्ट, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं जी ये तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, 0.4 माइनस करेंगे, ठीक है, 0.1 कर लो और 2.1 कर लो, और लॉस कितना आ गया 0.9। अब देखो आपने 0.9 या 0.5, ये डिबेटेबल बात है, मैं इसको ध्यान से बाद में देखूंगा। बहरहाल इस 0.9 से कह लो आपने इन्वेंट्री को कम करना है। इन्वेंट्री तो आपकी ये पड़ी है, यहाँ से कम हो जाएगी, ठीक है, 0.9 कह लो, देख लो ज़रा सोल्यूशन में से क्या हुआ, बाद में इस बहस में ना पड़े। और दूसरी चीज़, इन्वेंट्री जो कम होती है तो इन्वेंट्री तो क्रेडिट हो गई, बोलो इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई। दूसरा इम्पैक्ट किसको जाता है इसका, आपने कॉस्ट ऑफ सेल को फिर क्या कर देना है, डेबिट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम होता है। वजह क्या है,
कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही होती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ पड़ी होगी? कॉस्ट ऑफ सेल रिटेन्ड अर्निंग में पड़ी होगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल के डेबिट होने से हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर से 0.9 माइनस होगा। 0.9 है 0.5 है? लभ्या नहीं थानू? ना कर यार, अभी तक मिला नहीं यार तुझे यार। अब भाई पता ही इसमें क्या था, बैलेंस शीट बना के उसने दी थी, लेकिन बैलेंस शीट जी ठीक है, बैलेंस शीट बनाकर उसने दी थी, बैलेंस शीट को फिर बनवा रहा है, उसकी वजह कुछ गलतियां थी। तो ये इन्वेंट्री में 0.9 माइनस हो जाएगा और रिटेन्ड अर्निंग में से भी 0.9 माइनस हो जाएगा। ये बात समझ आती है? अच्छा, लेकिन इस सवाल में और था क्या? वो ये सवाल वैसा ही था, ऐसी एडजस्टमेंट हमने की भी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पे कहाँ गया ये पॉइंट सी, सुभान अल्लाह, टैक्स लायबिलिटी, इक्विटी लायबिलिटी में 215 नजर आ रहा है। कहता है जी टैक्स लायबिलिटी इज बोलो नेट ऑफ, यानी कि ये जो उसने टैक्स पेएबल शो किया हुआ है, ये जो टैक्स पे लायबिलिटी में पड़ा है ना, जो टैक्स पेएबल इसने शो किया हुआ है कितना भला, 215, ये उसने नेट कर दिया है। किस किस चीज से नेट किया है? इज नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है जी, अमाउंटिंग टू 12 मिलियन, यानी कि एक एसेट था DTA, डेफर्ड टैक्स एसेट था 12, और इसका मतलब CTP कुछ और था, ठीक है। तो उसने CTP में से, जो भी CTP था उसमें से इस 12 को माइनस किया, तो ये 215 आया हुआ है। ऐसा सवाल हमने कल परसों ही 2 दिन पहले 3 दिन पहले किया था, उसमें ज़रा वो था बैंक ओडी और कैश को उसने नेट किया हुआ था, याद आ रहा है? ये भी वही बात है, वही ऑफ सेटिंग की इजाज़त नहीं है भाई, ऑफ सेटिंग की इजाज़त नहीं है। आप बताओ गवर्नमेंट को कितना पे करना है और कितना डेफर्ड टैक्स टेम्परेरी डिफरेंसेस का आपने नेट करके शो कर दिया, यूज़र को तो गड़बड़ हो जानी है ना, समझ नहीं आना। तो फिर बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, कितनी आती है? 215 में 12 ऐड करना, 217, 27, 227 जो है ये नज़र आएगा आपका करंट टैक्स पेएबल लायबिलिटीज़ के अंदर, और डेफर्ड टैक्स एसेट ये तो नॉन करंट में जाया करता है वैसे ही। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, तो इसको यूं कर लेते हैं यार, ज़रा समझ भी नहीं आ रहा है, 1-2 और एडजस्टमेंट भी आ जाएंगी। इस 6.618 में से अभी तक हमने क्या माइनस कर दिया हुआ है? 0.9। ठीक है जी, आगे देखें जी। ऑन यकम जनवरी SL एक्वायर्ड 5 व्हीकल्स कॉस्टिंग दिस ऑन लीज एज पर लीज एग्रीमेंट फुल इंस्टॉलमेंट्स ब्ला ब्ला ब्ला, वही वाली बात आने लगी है। वाइल प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट इंस्टॉलमेंट पेड, अब लीज की एडजस्टमेंट आपको क्या करवानी, वो आप ओरिजिनल काम कर लेंगे, सिंपल सी लीज है, सिंपल बिल्कुल। दुआ करता है बंदा कि यार इसमें आ जाए फाइनल अकाउंट, इतना आसान होता है, कोई टेक्निकलिटी नहीं होती, क्योंकि फाइनल अकाउंट के सवाल में एडजस्टमेंट है। खैर, अब उसने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंस में चार्ज कर, जो होना है वो आप करोगे, जो हुआ पड़ा उससे तो रिवर्स करो ना, यानी कि 2.5 जितना भी होगा वो रेंट एक्सपेंस जो आपने रिकॉर्ड कर लिया उसको क्या कर दो, आप रिवर्स करो, यानी प्रॉफिट में ऐड करोगे। ठीक है, और जो आपने राइट ऑफ यूज निकालना है उसकी डेप्शन, और जो लीज लायबिलिटी निकालनी है उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये जाएगा। ये वही वाला काम है जो हमने कई बार किया हुआ। तो ठीक है, तो बी कॉन्फिडेंट जी, ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसकी एडजस्टमेंट देखें, कहता है टैक्स रेट इज 34, टैक्स इज करेक्टली कैलकुलेटेड एक्सेप्ट द एडजस्टमेंट्स डिस्कस्ड अबव। तो इसके सोल्यूशन में चलें, ज़रा वहीं से दिखा देता हूँ अब बात। ये देखें, रिटेन्ड अर्निंग्स में बैलेंस जो गिवन था उसमें फिर हमने एडजस्टमेंट्स डाली, जो प्रॉफिट की एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, प्लस हुआ माइनस हुआ, वो नेट में क्या हो गया, नेट में प्रॉफिट माइनस हुआ। अब चूंकि नेट में प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, कम, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो टैक्स भी कम होगा, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट करके अब टैक्स को डेबिट कर दिया। अब ये कौन सा टैक्स है, तो इसकी बहस में अब ना पड़े फिलहाल, बस डेफर टैक्स एसेट, ये अब इसी से करता नहीं है, ठीक है ना, और डेफर टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट कर दो। उस तरफ जाता इसलिए नहीं क्योंकि फिर आगे सेट वाली डिस्कशन निकली हुई है। बहरहाल डेफर टैक्स एसेट या लायबिलिटी डेबिट करके आप डेफर टैक्स एक्सपेंस को क्रेडिट भी कर सकते हैं, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स में से, ठीक है ना। तो
ये एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से होनी है, इसको नोट कर लें, ये घर पे शायद समझ ना आए करते हुए, ठीक है ना। जो भी इम्पैक्ट्स थे वो प्रॉफिट पे डायरेक्ट डले। 15 से प्रॉफिट कम हुआ, 15 से प्रॉफिट कम हुआ तो उसका 34% टैक्स भी कम करो। टैक्स कम होगा तो अब CTE है नहीं, वो तो कैलकुलेट हो चुका है। ये डेफर्ड टैक्स के ऊपर हमने जो इम्पैक्ट डालना है, अब चूंकि वो इम्पैक्ट करंट पे हो या डेफर्ड पे हो, आपके सवाल पे असर नहीं पड़ता, अल्टीमेटली वो रिटेन्ड अर्निंग में पड़ा है। हम इनकम स्टेटमेंट तो बना नहीं रहे, वो हमारे पास है नहीं, उसके प्रॉफिट्स और रिटेन्ड अर्निंग्स में आए पड़े हैं, इसलिए उनको हम यहाँ से रिवर्स कर देंगे, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा जी 13 हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, ऑफसेटिंग पेज 458। वही ऑफसेटिंग की बात आ गई ना फिर। अच्छा FAR 1 में पड़ी हुई है, यार अब छोड़ो, इधर जबानी सुन लो ज़रा। ऑफ सेटिंग की इजाज़त नहीं है, बस जाते हैं उधर, सफे भी पहुंच जाएंगे। ऑफ सेटिंग की इजाज़त नहीं है, ठीक है। आपको एसेट्स अलग, लाइबिलिटीज़ अलग, इनकम्स अलग, एक्सपेंसेस अलग रखने होते हैं, ये IAS 1 कहता है। लेकिन साथ ही IAS 1 कहता है दो एक्सेप्शन भी हैं। पहली बात, जहां स्टैंडर्ड रिक्वायर कर ले या जहां स्टैंडर्ड परमिट कर दे। मिसाल के तौर पे हमने IAS 37 पढ़ा, 1037, प्रोविजन और रीइंबर्समेंट आती थी। बोलो, हमने क्या कहा था कि अगर प्रोविजन रिकॉर्ड किया है तो रीइंबर्समेंट उससे ज़्यादा ना हो। बैलेंस शीट के अंदर अलग रखना, इनकम स्टेटमेंट में नेट कर सकते हो। अब वैसे इनकम एक्सपेंस को नेट करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन IAS 37 ने कहा रीइंबर्समेंट वाली इनकम को प्रोविजन के अगेंस्ट आप नेट कर सकते हो। हम IAS 20 पढ़ के आए FAR 1 में, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम में डालनी है, ये एक्सपेंस रेटेड ग्रांट, चाहो तो इनकम अलग रखो, एक्सपेंस अलग, चाहो तो एक्सपेंस से नेट कर दो। नेटिंग की इजाज़त स्टैंडर्ड ने दी, लेकिन ऑप्शन है। बैलेंस शीट की तरफ एसेट रिलेटेड ग्रांट, चाहो तो ग्रांट को अलग रखो, एसेट को अलग, चाहो तो दोनों को नेट करके रिड्यूस्ड एसेट को डेप्रिसिएट किए जाओ। तो IAS 1 कहता है कि वैसे तो नेटिंग की इजाज़त नहीं है, ठीक है। पेज कौन सा बताया था? वैसे तो नेटिंग की इजाज़त नहीं है, लेकिन आप नेटिंग कर सकते हो जब आपको स्टैंडर्ड रिक्वायर कर ले या परमिट कर दे। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ट्रांजैक्शन की इकोनॉमिक जो सब्सटेंस होती है वो उसी से समझ आ रही होती है, ज़्यादा अच्छी समझ आ रही होती है, इजाज़त है उसमें भी। जैसे आपको बचपन में एक चीज़ सिखाई गई होगी कि जी अगर आप डिस्पोजल करते हैं किसी एसेट का और आपको आ जाता है उस पर गेन, लेट्स से 10 रुपये, और आपने डिस्पोजल कोई कॉस्ट भी इनकर की हुई है, तो वो डिस्पोजल कॉस्ट एक एक्सपेंस होता है, लेट्स से 1 रुपया, तो उसको भी वहीं पे एक्सपेंस बना लो। तो मिसाल के तौर पे मैं डाटा ज्यूम करता हूँ कि एक हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था 100 रुपये का, और उसके अगेंस्ट ये बुक वैल्यू आई पड़ी है, ठीक है, बुक वैल्यू आई, कैश हमें रिसीव हो गया 110, ठीक है। तो गेन कितना आ गया? 10 रुपये। तो हमें एक इजाज़त देते हैं स्टैंडर्ड्स कि आप चाहो तो 110 माइनस 1 करके इसको 109 कर लो, तो इससे ये क्या हो जाएगा, 9 ही, इसका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा और ये 9 पे नज़र आएगा। ये कोई नेटिंग नहीं है, ये कोई ऑफसेटिंग नहीं है, ये ट्रांजैक्शन की इकोनॉमिक सब्सटेंस अच्छी लग रही है, इससे ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है कि अगर अलग गेन और अलग लॉस एक्सपेंस पड़ा है, इसकी बजाय इनको नेट कर दिया हमने। क्या ख्याल है? ठीक है, पढ़ के देखते हैं पेज 458. Offsetting. Assets and liabilities must not be offset except offsetting is required by a standard. Incomes and expenses must be offset when and only when IFRS requires or permits. ठीक है जी। तो offsetting of income, हाँ offsetting of income। अच्छा एक चीज़ ना और भी है इसमें। अब ये तो है IAS 1 की बात बच्चों, IAS 1 ये कहता है, ठीक है ना। लेकिन आप ये देखें कि हमारा कंपनी लॉ भी बड़ा बदतमीज़ है कभी कभी ना, उसको भी देख लिया करो। ऑफसेटिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस दैट इज रिक्वायर्ड, कहता है जी डिडक्ट कर दो ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम ग्रॉस सेल्स। क्या मतलब? IFRS कहता है कि सेल्स जो हैं, लेट्स से आपकी 70 रुपये की हैं, ठीक है, और इन सेल्स में से आपका असल मामला कुछ ऐसा हुआ है, 20 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो चुका है, ठीक है ना। ये क्या है जी? ट्रेड डिस्काउंट, और ये ग्रॉस सेल्स है।
ठीक है जी। तो हमारी कहानी अकाउंटिंग वाले स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, हमारी कहानी शुरू होगी कहाँ से, 70 से, ठीक है। लेकिन कंपनी लॉ क्या कहता है, आपको याद ही होगा सेल का नोट। कंपनी लॉ कहता था सेल को फुला के दिखाओ नोट्स में और फिर 20 माइनस कर लो, जाओ बेशक 70 पर, लेकिन मुझे दिखाओ कि तुमने क्या फनकारी लगाई है। इसके अपने कुछ मकासद हैं, डिस्काउंट्स को ग्रो करवा के देखते हैं, को अपने मकासद होंगे। बात समझ आ गई ना, ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल ऐसी बातों का ध्यान रखा करो। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी है कि 10 रुपये का गेन था, हमने उसको माइनस कर दिया 1 रुपये को, तो हमारे पास क्या आ गया जी, 9 रुपये की अदर इनकम में नेट गेन आ गया। तो इस तरह के काम हो सकते हैं। ऑफ सेटिंग ऑफ इनकम दैट इज एक्सपेंस दैट इज अलाउड डिडक्टिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई फ्रॉम इट्स सेल प्रोसीड ऑन डिस्पोजल। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। ऑफसेटिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस दैट इज नॉट अलाउड, वी कैन नॉट ऑफसेट कॉस्ट ऑफ सेल फ्रॉम सेल टू शो जीपी डायरेक्टली इन फेस। ठीक है, हम जो है वो ऐसे नहीं कर सकते कि सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल ब्रैकेट में शो करें, अलग अलग आइटम लाइन आइटम हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑफसेटिंग ऑफ एसेट जो कि अलाउड है, डेटर और क्रेडिटर सेम पर्सन अलाउ हो जाए, लेकिन इसमें बहरहाल म्यूचुअल कॉन्सेंट लिख लें, ये ज़रूरी है। म्यूचुअल कॉन्सेंट होना फिर भी ज़रूरी है, एक बंदे का, उससे पूछ लें, ठीक है। अच्छा, ऑफ सेटिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी दैट आर नॉट अलाउड, सेल्स टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट और इनकम टैक्स रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट कैन नॉट बी ऑफसेट दैम, वी कैन नॉट ऑफसेट दैम एज पर लॉज ऑफ पाकिस्तान के लॉ के अंदर ही इजाज़त नहीं, अलग रखना होता है, ठीक है। तो ये ऑफ सेटिंग थी, ओके। अच्छा जी, रीफाइनेंसिंग क्या है? रीफाइनेंसिंग देखें जी, पेज 464 पे आ ही जाए फिर। इधर देखें जी, मिसाल के तौर पे हमारा ईयर एंड है ये, और हमारे डायरेक्टर्स ने इस दिन ऑथराइज कर दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इशू, ठीक है। अच्छा, अब रीफाइनेंसिंग किसे कहते हैं पहले ये तो समझें। रीफाइनेंसिंग को रीस्ट्रक्चरिंग भी कह लेते हैं कि अगर आपने कोई लोन देना था गवर्नमेंट का या किसी बैंक का, और लेट्स से वो लोन जो है उसकी किस्त ड्यू हुई पड़ी अगले 2-3 महीने में, ठीक है। आपने जाके अप्रोच किया गवर्नमेंट को या बैंक को और उन्होंने कहा कि यार हालात बड़े ख़राब हैं आजकल, आपको बताइए डॉलर ने क्या कर रखा है, महंगाई क्या कर रही है, थोड़ा सा ना आप हमारी किस्त को पोस्टपोन कर दें, ठीक है। क्या कर दें, किस्त को। अच्छा, अब अगर ये लाइबिलिटी आपकी इस दिन है ना, ठीक है, इस दिन लाइबिलिटी है ना बच्चों, ये लोन इस दिन खड़ा है। अब इस लोन में से जितना सारा या जितना भी अगले 12 महीने में पेएबल है वो करंट लाइबिलिटी में नज़र आना चाहिए, बोलो, और बाकी नॉन करंट में आना चाहिए। अगर तो आपने 31 दिसंबर से पहले पहले ये रीस्ट्रक्चरिंग या रीफाइनेंसिंग करा ली, और पहले जो यहाँ पर लोन रीपे हो जाना था 2-3 महीने बाद, अब वो 2-3 साल और मिल गए हैं, तो आप उसको कर सकते हैं सारे के सारे को नॉन करंट में शो। लेकिन अभी भी डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज नहीं की, और आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ खड़े होकर आपने रीफाइनेंसिंग करवा ली, तो मुझे ये बताएं कि क्या आप बैलेंस शीट डेट पर खड़े होकर इस लायबिलिटी को, जो ये लोन नज़र आ रहा, इसको आप नॉन करंट शो कर सकते हैं? नो, आंसर इज नो, वेरी सिंपल आंसर। वही बैलेंस शीट पर खड़े होकर कोई ऐसा इवेंट एग्जिस्ट नहीं करता था जिस वजह से आप इसको नॉन करंट में डाल सकें, वो इवेंट ही ईयर एंड के बाद आया। नहीं, गोइंग कंसर्न की कोई बात नहीं, बड़ी नॉर्मल सी बात है। मे के साथ तो आप जो मर्जी करते हैं, एक लोन की सिंपल यार किस्त आगे जो है वो पे करने वाली थी, हमने बैंक को फ़ोन किया, हमने कहा यार कोई नहीं, इतने साल से तुम्हारे साथ चल रहे हैं, कोर्ट में हालात ख़राब है, ज़रा कुछ महीने आगे पीछे कर लो। उन्होंने कहा चलो यार
अब मिसाल के तौर पे अगले साल वो नवंबर में पे करना था, उन्होंने कहा ठीक है जी उससे अगले साल पे कर देना जनवरी फरवरी में, 3-4 महीने भी दे दिया, हमारा साल अगर आगे निकल गया है तो वो कब नॉन करंट, जब रीफाइनेंसिंग ईयर एंड से पहले पहले करा लो। ठीक है, इसको पढ़ो। इट विल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट इफ एग्जिस्टिंग लोन एग्रीमेंट इंक्लूड्स एन ऑप्शन और रीफाइनेंस। पहली बात तो ये लोन के अंदर ये रीफाइनेंस का ऑप्शन मौजूद हो। द ऑप्शन एनेबल्स अ डिले पेमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स, 12 महीने से ज़्यादा पर डिले चला जाए। ऑप्शन इज एट डिस्क्रिशन ऑफ एंटिटी और एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रीफाइनेंस रोल ओवर द ऑब्लिगेशन एंड द एग्रीमेंट इज ऑब्टेन बिफोर ईयर एंड दैट अलाउज रीपेमेंट। तो ये मैंने जो पहली बात की सारी अंग्रेजी में ये लिखा हो। कुछ शर्तें उन्होंने लिखी कि जी कब लोन एग्रीमेंट को आप एग्जिस्टिंग लोन एग्रीमेंट इंक्लूड्स ऑप्शन ऑफ रीफाइनेंसिंग, कब उसके अंदर ऑप्शन ऑफ रीफाइनेंसिंग होती है। आपका जवाब था भाई, जिसको समझ नहीं आ रही थी वो कह रहा है जी अगर तो उसमें डिले करने की ऑप्शन हो कि हम 12 महीने से ज़्यादा डिले कर सकते हैं किस्त, और ये ऑप्शन हमारी मर्ज़ी के ऊपर हो, और हमें उम्मीद है कि ये ऑप्शन एक्साइज हो जाएगी और रोल ओवर कर दिया जाएगा। तो ये 3 चीज़ें इस लोन को बना देती हैं रीफाइनेंस होने वाले ऑप्शन वाला लोन। अब अगर इसको आपने नॉन करंट में क्लासिफाई करना है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि ये एग्रीमेंट जो है रीफाइनेंसिंग का ये बिफोर ईयर एंड ऑब्टेन हो जाए। और अगर इफ़ एन एग्रीमेंट अलाउइंग रीपेमेंट टू बी डिलेड बियॉन्ड 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय डायरेक्टर्स, दिस वुड बी अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, देयरफॉर इट शैल बी क्लासिफाइड विल बी क्लासिफाइड एज करंट एंड विल बी डिस्क्लोज। लेकिन बता देंगे हम, फिर डिस्क्लोजर दे दें बस। ठीक है, ओके डन। चलें जी, विच अकाउंट्स हैव ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। हाँ भाई, ट्रायल में ज़्यादातर चीज़ें बात की हुई है आपसे, ट्रायल में ज़्यादातर चीज़ें क्लोजिंग होती हैं, जैसे डेटर क्रेडिटर सेल्स वगैरह, वो तो लेजर से बन के आ रहे होते हैं। कुछ चीज़ें ओपनिंग होती हैं और वो कुछ चीज़ें डिपेंड, नॉर्मली पता लग ही जाता है, एडजस्टमेंट बता देता है। वैसे नॉर्मली वो चीज़ें होती हैं जिनमें सारा साल कोई एंट्री पास ही नहीं होती, जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, जैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या एसेट का अकाउंट है। ठीक है, ये अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स हैं बच्चों कि जिन अकाउंट्स के अंदर सारा साल कोई एंट्री नहीं होती, साल के एंड पे डेप्शन रेट दिया होता है, एडजस्टमेंट में हम निकाल के उसको यूज़ करके हम डेप्शन एक्सपेंस निकालते हैं और फिर हम डेप्शन की एंट्री करते हैं, ये क्लोजिंग बनता है। प्रोविजन का रेट सवाल में दिया होगा, क्लोजिंग निकालेंगे, फिर ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस। DTLA वर्किंग कर रहे हैं, क्लोजिंग निकाल रहे हैं, सवाल में ओपनिंग की मतलब, तो नॉर्मली ये। अच्छा, एक और चीज़ भी ओपनिंग होती है, वो है रिटेन्ड अर्निंग्स। बताया हुआ है पहले से ही BSZ वाले सवाल में, जब इनकम्स एक्सपेंसेस ट्रायल के फेस पे नज़र आ रहे हो तो ये ओपनिंग है, वरना क्लोजिंग। ठीक है, दोनों तरह हो सकता है। ऐसे ही स्टॉक है, फिर कैपिटल है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, इंट्रो के अंदर पढ़ी हुई बातें हैं, इनसे आपने या वो कनी नहीं कतरानी। ठीक है जी। अच्छा, अभी इस पार्ट को यहाँ पे रोकते हैं, एक्सपेंस क्लासिफिकेशन की बात भी कर लेते हैं हम इसके बाद। ज़रा इस पार्ट को रोक के थोड़ा मैं सांस ले लूँ, उसके बाद फिर अगला पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है जी, इसको ख़त्म कर दें।